हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको बायोफ्लॉक टैंक के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि मैंने मछली पालन का शुरुआत कैसे किया था। और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने मछली पालन का शुरुआत बायोफ्लॉक टैंक से ही किया था। शुरुआत में मैंने एक 60,000 लीटर का टैंक बनवाया था और फिर 60,000 लीटर टैंक बनवाने के बाद उसमें मैंने बच्चा स्टॉक किया था करीब 10 लाइन का ब्रिगेड। हमारे यहाँ बिग हेड जिसको कहा जाता है और उसे हमारे यहाँ ब्रिगेड भी कहा जाता है। तो मैंने सर्वप्रथम बिग हेड ही उसमें डाला था और 100 लाइन का बच्चा मैंने लाया था। मुझे अनुभव नहीं था। 100 लाइन का नहीं, 10 लाइन का बच्चा था, 100 ग्राम का बच्चा था। तो उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने उसको ऑक्सीजन पहले एक ब्लोअर मंगवाया और मैंने बायोफ्लॉक यूट्यूब से देख के ही किया था। तो यूट्यूब पे देखने के बाद यूट्यूब में काफ़ी दिखाई दे रहा था कि कितने जल्दी मछलियों का ग्रोथ होता है, कितने आसानी से मछली का पालन होता है। लेकिन हमको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो हमने पहले बायोफ्लॉक टैंक को बनवाया, सीमेंट टैंक बनवाया और सीमेंट टैंक बनवाने के बाद 10,000 लीटर टैंक का एक एयर पंप मंगवाया। तो वो एयर पंप दोस्तों पूरा काम नहीं कर पाता था क्योंकि 60,000 लीटर का टैंक था और उसमें 10,000 लीटर का हमने एयर वाला सिस्टम लगाया था। तो पूरा ब्लो नहीं कर पाता था, पानी गंदा होता था और मछलियाँ बार बार ऊपर आती थी। तो इससे सबसे बड़ा समस्या ये हो रहा था कि मछलियाँ मरती तो नहीं थी, ब्रिगेड थोड़ा मजबूत है, जल्दी मरती नहीं है, लेकिन वे फीड भी नहीं लेती थी। तो ऐसे करते करते मुझे लगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण से हो रहा है। तो फिर मैंने एक रूट ब्लोअर मंगवाया 2 हॉर्स पावर का और मैंने 2 हॉर्स पावर का रूट ब्लोअर लगा दिया। ऑक्सीजन तो मेंटेन हो गया लेकिन मछलियाँ दाना नहीं खा रही थी और ऐसे करते करते 3-4 महीने का समय भी कट गया। 3-4 महीने के बाद मछलियाँ धीरे धीरे 1 पीस 2 पीस मरना शुरू हो गई। तो फिर मैंने बिग हेड को वहाँ से, कई लोगों ने राय दिया कि बिग हेड इसमें नहीं रहेंगी, तो मैंने बिग हेड को निकाला बायोफ्लॉक टैंक से और बगल में एक छोटा सा गड्ढा कराया। ज़्यादा बड़ा गड्ढा नहीं था, 2 फीट गहरा था, 2 से 2.5 फीट गहरा था और करीब 15 फीट लंबा था। लेकिन मछलियों को दिक्कत हो गया था, वो फिर उसमें भी जाके ना फीड उठाती थी, चूँकि नया तालाब था उसमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, उसमें भी मछलियाँ मर रही थी। फिर मैंने उन मछलियों को, ज़्यादातर मछलियाँ मर गई थी और जो बची वो एक गांव के ही मछली पालक थे, उनका बड़ा तालाब था, मैंने उनको उठा के दे दिया। तो इस तरह से बिग हेड तो ख़त्म हो गया मेरा पूरा। उसके बाद मैंने बायोफ्लॉक टैंक में कॉमन क्रॉप की बात सुनी थी, तो मैंने कॉमन क्रॉप का सीड मंगवाया और फिर कॉमन क्रॉप डाला। तो कॉमन क्रॉप डाला तो उसमें दोस्तों मछलियाँ मर तो नहीं रही थी, फीड भी कॉमन क्रॉप का सीड उठा रही थी, लेकिन ग्रोथ ज़्यादा नहीं होता था कॉमन क्रॉप का भी। तो हम लोगों ने काफ़ी दिनों तक कॉमन क्रॉप को ही किया और करीब मेरा अनुमान है कि मैंने 1.5 साल कल्चर किया कॉमन क्रॉप का और 1.5 साल में मछलियाँ मेरी 250-300 ग्राम की ही हो पाई कॉमन क्रॉप। तो फिर कई लोगों ने राय दिया कि इनको तालाब में किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो मेरे पास मछलियाँ थीं कॉमन क्रॉप, तो मैंने एक मेरे खेत के बगल में एक खाली जगह था, चूँकि मैं तालाब खुदवाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं ज़मीन वेस्ट नहीं करना चाहता था, मछली पालन में मैं नया नया था। तो मैं सोच रहा था कि कहीं नुकसान ना हो जाए खेत खुदवाने के बाद भी। तो मैंने क्या किया कि एक 12 फीट चौड़ा और करीब 250 फीट लंबा तालाब की खुदाई करवाई। तो उसमें चूँकि वो खेत नुकसान उसमें इसलिए नहीं मुझको लग रहा था कि बगल में बगीचा था, बगीचा से उस साइड में कुछ हो नहीं रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया कि 250 फीट खुदवा दिया और
यहाँ से लेके कॉमन क्रॉप को सब उसी में ले जाके हमने पलटी कर दिया और हमारा बायोफ्लैक टैंक खाली हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि एक टैंक है तो इसलिए दिक्कत है, तो मैंने 3-4 टैंक और बनवाया। 3 टैंक और बनवाया, चूँकि ऑक्सीजन ब्लोअर मेरा काफ़ी बड़ा था तो 5-6 टैंक चला देता आराम से। तो मैंने 60-60 हज़ार लीटर का 3 टैंक और एक 10,000 लीटर का टैंक, एक साइड में पूरा जितना जगह था उतनी जगह में मैंने बायोफ्लैक टैंक बनवा दिया। अब बायोफ्लैक टैंक बनवाने के बाद अब हमको सीखना था कि कौन सी मछलियाँ करें। तो मैंने करीब सितंबर या अक्टूबर लास्ट में उसमें 500 लाइन का पहले पंगेसियस का बच्चा लाए हम। करीब 1000 पीस हमने पंगेसियस का बच्चा ले आए और 1000 पीस पंगेसियस का बच्चा डाले तो ग्रोथ तो बढ़िया हुआ उसका पंगेसियस का, लेकिन वो करीब 100 ग्राम की हो पाई। और 100 ग्राम के होते होते हमारा ये जनवरी की ठंड जो होती है तब तक आ गया जनवरी का ठंड। अब पंगेसियस में सबसे बड़ा दिक्कत तो ठंड का है। बायोफ्लैक टैंक में तो और ज़्यादा है क्योंकि उसमें पानी कम होता है और पानी कम होने पर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसमें टेम्परेचर बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है। तो हमने यूट्यूब पे देख देख के उसमें हीटर लगाया, लेकिन उतने बड़े टैंक में हीटर वूटर काम नहीं करता है। पूरे गांव की लाइट डाउन हो जाती थी जब हम अपना हीटर ऑन करते थे। काफ़ी ज़्यादा गीजर लगाए थे हमने, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो फिर मैंने देखा कि इसे नहीं सफल हो रहा है तो मैंने कंटिन्यू उसमें पानी ऐड करना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते दोस्तों अब मेरा जनवरी फरवरी आ गया। फरवरी में जाके मेरी मछलियाँ मरने लगी और करीब मेरा सारा पंगास 1000 पीस 100-100 ग्राम की हुई थी वो सारी मर गई। तो मरने के बाद ये तो अनुभव हो गया कि पंगास का पालन बायोफ्लैक टैंक में हो सकता है। 100 क्योंकि मैं 100 ग्राम तक ले गया था। 100 ग्राम के बाद ठंड आ गई थी तो मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि मैं शुरुआत फिर से करूँगा और टाइम से बच्चा डालूँगा और टाइम से कल्चर करूँगा। तो फिर मैंने जैसे ही मार्च आया तो मैंने इस बार पूरा व्यवस्था के साथ सारा ऑक्सीजन ब्लोअर व्लोअर सेट उट करके और मार्च में बच्चा मंगवाया मैंने। करीब 4,500 बच्चा हमने ले आया और 4,500 बच्चा हम लोगों ने तीनों टैंकों में डाल दिया और ऑक्सीजन ब्लोअर लगा दिया और फ्लाग व्लाग सब बना के पूरा सिस्टम से हमने किया। तो फ्लाग तो बन गया बढ़िया, पूरा साल दिक्कत नहीं हुआ फ्लाग का। लेकिन उसमें फीड हम लोग खिलाते रहे, डालते रहे और साथ ही 2 टैंक में हमने 1500 डाला था और एक टैंक में हमने करीब 10 लाइन का पंगास का बच्चा उठाया था। और 10 लाइन का बच्चा काफ़ी महंगा हमको पड़ा था उस समय। काफ़ी रेट में दिए थे हमको, 18-20 रुपये के करीब में पड़ गया था एक पीस। और हमने ज़्यादा नहीं 1000 पीस उसको उठाया था 18-18 हज़ार रुपये का। तो इस तरह से कल्चर हमारा चला। उसके बाद इसको हम ले गए नवंबर तक। तो नवंबर तक हमने काफ़ी फीड खिलाया और ये देखना था कि मछलियाँ ग्रोथ कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। फीड बढ़िया ली, फ्लाग भी सही था, लेकिन अब ठंड के पहले हमको मछलियाँ निकालनी थी क्योंकि मैं ठंड में रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि किसी तरह से मछलियाँ को बेच दिया जाए। तो हमने अंदाज़ा लगाया और जाल डाल के उसको चेक किया गया कि लगभग नवंबर तक मछलियाँ कितने ग्राम की हुई। तो मछलियाँ ज़्यादातर 500 ग्राम के ऊपर थी। 500 ग्राम से लेके 700 ग्राम 800 ग्राम 900 ग्राम के ऊपर कोई मछली नहीं था हमारा। और कुछ मछलियाँ छोटी भी थी, करीब 200 ग्राम 250 ग्राम ऐसी भी मछलियाँ मिली हमको। तो जितनी मछलियाँ थी
हमारा पहला कल्चर था, उसको खाली करना था। तो हमने टोटल मछलियाँ बेच दी, और टोटल मछलियाँ बेचने के बाद करीब जो छोटी मछलियाँ बच गई थी उनको हमने एक हमारे ही भाई के लड़के हैं, उनका तालाब था, करीब 15 डिसमिल का था। और 15 डिसमिल का वो देसी तालाब था, उन्होंने खुदवाया था। हमारे साथ ही मछली पालन वो भी कर रहे थे, तो उन्होंने खुदवाया था। तो मैंने उसको पट्टे पर लिया 1 साल के लिए 10,000 रुपया दे के। और बाकी जो मछलियाँ मेरी ठंड में उसमें मर रही थी बायोफ्लैक टैंक में, उनको छोटी मछलियों को ला के उसी में शिफ्ट कर दिया गया करीब दिसंबर में। तो दिसंबर में शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमने बहुत लेट कर दिया था। लेट करने से ये दिक्कत हुआ कि जब हम मछलियों को उसमें डाले तो काफ़ी पैरासाइट अटैक हुआ। चूँकि जाल के दिसंबर में मछलियाँ डालने पर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पैरासाइट अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि उसको दवा ववा डाले, लेकिन फिर भी उतना कवर नहीं हुआ जितना कवर होना चाहिए था, और उसमें से भी बहुत सी मछलियाँ मर गई थी। और उसमें पानी भी का व्यवस्था भी सही नहीं था। उस समय एक तालाब से दूसरे तालाब के द्वारा पानी जाता था, डायरेक्ट मोटर का पानी उसमें नहीं जा पाता था। तो ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं उठ पा रहा था, इसलिए काफ़ी दिक्कत हुआ, और कुछ मछलियाँ मर गई उसमें, और मेरा टैंक तो खाली हो गया उस समय। तो हमने उसके बाद से ये दिमाग लगाया कि अब मार्च से कच्चे तालाब का थोड़ा निर्माण किया जाएगा। फिर मैंने कच्चा तालाब और बनवाया, जेसीबी लगवा के फिर से कच्चा तालाब खुदवाया हमने। और कच्चा तालाब खुदवाने के बाद फिर मुझको सीट भी देखना था। तो सीट के लिए मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी, और मैंने दिसंबर लास्ट तक, अक्टूबर नवंबर तक करीब 10,000 सीट मैं लेके आया था। वो करीब 10,000 सीट हम लोगों को पड़ा था लगभग 2 रुपया के करीब में। और उसको मैंने वो लंबा वाले तालाब में जो 250 बाई 12 फीट का था उसमें स्टॉक किया, क्योंकि हम ठंड में रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उसमें टेम्परेचर बनाना आसान होता है, तो इसलिए हम लोगों ने उसको कच्चे तालाब में रखे और उसका टेम्परेचर भी दिए। कच्चा तालाब अच्छा था, उसमें मछलियाँ मरती नहीं थी। सबसे बड़ी उसमें उपलब्धि यही थी कि कच्चे तालाब में अगर टेम्परेचर दिया जाए, टेम्परेचर देने का मतलब ये है कि कंटिन्यू उसमें पानी चलाया जाए। गीजर के द्वारा टेम्परेचर नहीं दिया जा सकता है, कम से कम ठंड में 7 घंटा 8 घंटा पानी चलाया जाए, ऐसा तालाब रहे तो उसमें मछलियाँ मरने का दिक्कत कम होता है। तो हमने कच्चा तालाब निर्माण करवाया था, और उस चूँकि तालाब ज़्यादा गहरा नहीं था तो इससे पानी नीचे भी बहुत ज़्यादा होता था। तो ये आराम था कि हम लोग टेम्परेचर बनाने के लिए पानी ऐड नया करते थे डेली 5 घंटा 6 घंटा, तो मछलियाँ मरना बंद हो गई थी। और हमने सीड जो रखा था वो काफ़ी अच्छा था, बचा भी, कोई दिक्कत नहीं हुआ उसमें। फिर हमने नया तालाब की खुदवाई कराई, 5 तालाब हमने बनवाया, और पाँचों तालाब में फिर यही 10,000 जो बच्चा स्टॉक किया था, तो 10,000 हमको नहीं मिला, 6,000 सीड हमको मिला उसमें से। तो 6,000 सीड में मैंने क्या किया, 1500 चार तालाब उन पाँचों तालाब में डाल दिए, और 1,000 जो पट्टा पर लिया था उसमें डाल दिए, और बाकी जो बची उसी लंबे वाले तालाब में छोड़ दिया गया। इस तरह से मेरा दूसरा कल्चर ही, पहली बार मैं कच्चे तालाब में कर रहा था, तो इसको थोड़ा लेट किया। और इसके बाद हमने फिर कल्चर स्टार्ट किया, और वो मछलियाँ हमने उनको फिर मार्च से फीडिंग वूडिंग दिया गया, लेकिन हमने फीड काफ़ी कम डाला, अनुभव नहीं था इसलिए फीड काफ़ी कम डाला।
चूँकि एक बार बायोफ्लॉक में हम फ्लॉप हुए थे, इसलिए फीड ज़्यादा नहीं डालते थे, काफ़ी कम फीड डाल रहे थे। तो इससे ये हुआ कि ग्रोथ उतना बढ़िया नहीं हुआ जितना बढ़िया होना चाहिए था, और मेरा कल्चर पूरा भी नहीं हुआ। कल्चर पूरा होने का मतलब उस साल मैंने मछलियाँ भी निकाली नहीं थी, और धीरे धीरे समय खींचता गया। बीच में मुझे चोट वोट भी लग गया। तो अभी वो कल्चर की मछलियाँ जो निकालनी थी वो ठंड में रोक लिया था हमने निकाला नहीं। करीब 400 से 500 ग्राम का था, और उनको उसी तालाब में रहने दिया गया। और हमने फिर अगले शिफ्ट की तैयारी के लिए मछलियों को मंगवाया, और एक तालाब खाली करके उसी 5 तालाब में से एक तालाब में सीड रखा। 10,000 सीड मैंने मंगवाया, और वो सीड जब थोड़ी बड़ी हो गई तो उनको उठा के फिर बायोफ्लॉक टैंक में ले गए हम। तो इस साल हमने जिस समय बायोफ्लॉक टैंक में ले गए तो उसमें मछलियाँ हम लोगों ने पूरा फ्लॉक व्लाक नहीं बनाया था। ऑक्सीजन भी कोई खास नहीं था, लेकिन सीड डाल दिए थे और दाना ले रही थी बढ़िया मछलियाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। और इसमें फिर ये तालाब खाली हो गया, इसमें मैंने फिर सीड स्टॉक किया। तो ये कुल मिला जुला के मेरे पास इस समय 3 कल्चर के लिए सीड है। एक कल्चर जो मेरा 400 से 500 ग्राम के करीब में है, और दूसरा कल्चर 15 से 20 लाइन की मछलियां हैं हमारे पास, और तीसरा कल्चर के लिए हमने 300 लाइन की मछलियां अभी तक कर पाए हैं। तो ये मेरा था तालाब का। तो अभी तो ये चल रहा है। हमको अंदाज है कि अप्रैल लास्ट तक हम पहला शिफ्ट खाली करेंगे, और पहला शिफ्ट खाली करने के बाद उसमें मछलियां को निकाल के पूरा पानी ड्रेन किया जाएगा। और थोड़ा तालाब मेरा गहराई कम है, और इस साल हम गहराई भी बढ़ाएंगे। क्योंकि गहराई बढ़ाने से फ़ायदा है कि मैंने देखा है, अनुभव किया है। मैं कई तालाबों पर गया हूँ, जो तालाब थोड़ा गहरा ज़्यादा होता है, करीब 6 फीट कम से कम, आपको पता है ज़मीन से बंधे से नहीं, ज़मीन से कम 5 या 6 फीट रहना चाहिए। अगर ऐसा तालाब रह रहा है तो उसमें सबसे बड़ी फ़ायदा यह है कि उसमें मछलियाँ ग्रोथ अच्छा करती हैं, चाहे वो पंगास हो, रूपचंदा हो, या देसी मछलियाँ। देसी मछलियों का मतलब ये कॉमन क्रॉप, ग्रास क्रॉप, या सिल्वर ब्रिगेड, या कतला हो, रोहू हो। ये सब मछलियाँ ज़्यादा गहरा तालाब में अच्छा ग्रो करती हैं, क्योंकि गहरा तालाब में पानी अधिक होता है और उसमें आसानी से ग्रोथ करती हैं। तो हमने भी अपना सोचा है कि मई में जब पहला कल्चर किया जाएगा तो ये सारा तालाब की गहराई बढ़ाई जाएगी, और एक एक तालाब को हम तोड़ के जो पतला सा बताए हैं उसी में एरिया बढ़वा देंगे, और हमारे पास 5 तालाब ही रहेगा। इस समय 6 तालाब है पतला वाला लेकिन हम उसको तोड़ के उसी में मिला देंगे, और 5 तालाब ही रखेंगे। थोड़ा साइज बढ़ा देंगे, क्योंकि बड़े तालाब में थोड़ी मछलियाँ का ग्रोथ अच्छा होता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा अनुभव किया है, काफ़ी अधिक तालाबों का सर्वे किया, देखा, और बाद में यही पता चला सबके तालाबों में, जिनके तालाब बड़े थे उनकी मछलियाँ थोड़ा जल्दी ग्रोथ करती हैं। तो पंगेसियस के लिए कोई ज़्यादा पानी अंतर नहीं करता है। पंगेसियस मछली फीड पे ही डिपेंड रहती है, और साथ में देसी मछलियाँ भी करना चाहिए। पंगेसियस के साथ देसी मछलियाँ जो करेंगे वो एक अलग से इनकम हो जाता है, क्योंकि वे बिना फीड के तैयार होती हैं। जैसे रोहू बहुत हल्का फीड खाते हैं, और कतला भी हल्का फीड खाती हैं। फीड ज़्यादा थोड़ा खाती हैं कॉमन कार्प और ग्रास कार्प। ये दोनों मछलियाँ थोड़ा फीड खाती हैं। सबसे ज़्यादा फीड कॉमन कार्प खाती हैं, उसके बाद ग्रास का नंबर है। उसके बाकी जो मछलियाँ हैं वे फीड बहुत कम खाती हैं। रोहू थोड़ा बहुत दिख जाएंगी, कतला भी कभी कभार, कतला नहीं खाती हैं, कतला भी हल्का खाती हैं।
लेकिन आपको बिग हेड और सिल्वर कार्प ये आपको कभी दाना खाते हुए दिखाई नहीं देंगी। ये दाना खाती नहीं है, ये नेचुरल फीड पे ही डिपेंड रहती हैं, या वैसा ऐसा फीड है जो नीचे जाके ये खाती हैं। ये फ्लोटिंग फीड नहीं खाती हैं। तो ये मैंने अनुभव किया है और देखा भी है। मेरे पास सारी मछलियां हैं, चाहे वो कौन सी भी मछली हो। मैंने सारे मछलियों को अपने तालाबों में डाल के चेक किया, कौन सी मछलियां क्या खाती हैं, क्या नहीं खाती है, ग्रोथ कैसा रहता है। और एक चीज़ और, मिक्स मिक्स क्रॉपिंग करने में एक फ़ायदा है कि मछलियों का ग्रोथ बढ़िया होता है। और मैं हमेशा पंगेसियस मछली के साथ रूपचंदा का पालन करता हूँ। तो रूपचंदा में थोड़ा सा यही दिक्कत है दोस्तों कि वे मछलियों की पूँछ को काट देती हैं। पंगेसियस का मैंने देखा है कि खास करके पंगेसियस का पूँछ ज़्यादा काट देती हैं। तो उसके लिए जिस तालाब में अगर रूपचंदा है उसमें फीड थोड़ा बढ़ा के डाला जाए कि वे भूखी ना रहें। भूखी रहने पर वे पंगेसियस मछली पर अटैक करती हैं और उनका पूँछ काट देंगी तो थोड़ा खूबसूरती कम हो जाता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान दें कि जिस तालाब में आप रूपचंदा का पालन कर रहे हैं, अगर पंगेसियस के साथ पाल रहे हैं तो उसमें फीड परमानेंट डालें, कभी कम ना करें। कम करने से ये दिक्कत हो जाएगा कि ये भूखी रहेंगी तो मछलियों का पूँछ ही खाएंगी। तो इस तरह से मैंने जाल डलवाया था। इस समय काफ़ी मछलियों का पूँछ हल्का हल्का काट दी हैं, लेकिन फिर भी मिक्स क्रॉपिंग मैं करता हूँ पंगेसियस के साथ रूपचंदा का। काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी है रूपचंदा का। और रूपचंदा में सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि दोस्तों केवल वे फीड पे डिपेंड नहीं रहती हैं, वे अलग से भी खाती हैं, नेचुरल फीड भी। लेकिन मंगेसियस मछली सिर्फ फ्लोटिंग फीड ही खाते देखता हूँ। मैं अभी कोई अदर सा फीड नहीं खिलाया हूँ, लेकिन अगर उनको फीड न डाला जाए तो ग्रोथ नहीं करती हैं। तो ये था मेरा मछली पालन का बारे में जो जानकारी थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने तालाब लिया था 10,000 रुपया था, उस तालाब को मैंने छोड़ दिया है। चूँकि ये जिनका तालाब था वो खुद कह रहे थे कि मुझको करके देखना है मछली पालन, तो मैंने उनका तालाब खाली कर दिया है। अब वे अपने तालाब में खुद मछली पालन करेंगे। और उन्होंने अभी पानी का व्यवस्था नहीं किया है, चूँकि उनको पंगेसियस मछली का पालन नहीं करना है। वे देसी मछलियों का पालन करेंगे। तो ग्राम सभा की जो नाली होती है, वो नाली का पानी उसमें जा रहा है। तो मुझे को थोड़ा सा अभी डाउट है कि उसमें मछलियाँ बचेंगी कि नहीं बचेंगी, अभी देखना है। अभी तो पानी जा रहा है, अभी उसमें मछलियों का सीड नहीं पड़ा है। मुझे अनुभव ये है कि दिक्कत हो सकता है मछलियों को, क्योंकि मछलियाँ साफ़ पानी खोजती हैं। साफ़ पानी का मतलब ये है कि ग्राम सभा का जो पानी रहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सर्फ या साबुन या अन्य प्रकार की दवाएं उपयोग होता है। वो नाली के रास्ते तालाब में जाता है, मछलियों को दिक्कत होता है। अभी मेरा इस प्रकार कल्चर चल रहा है। जैसे ही मेरा ये अप्रैल लास्ट या मई तक मैं अपनी मछलियों को निकालूंगा तालाब से, और पूरा नीचे तक सफाई करके फिर उसमें जेसीबी लगवा के खुदाई करा के बंदा उसका मैं वीडियो भी डालूंगा किस प्रकार इस बार जेसीबी लगा है मेरा, और कैसे मेरा मछली पालन का काम शुरू हो गया है या नहीं है। और एक चीज़ और कि मछलियों का पालन करने में और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि मैंने कॉमन क्रॉप जो डाला था उसको क्या किया। तो आपको बताना चाहूँगा कि मैं कॉमन क्रॉप को उसी तालाब में रहने दिया था, पतले वाले में। और करीब उसी में मैंने 10,000 सीड भी स्टॉक किया था ये पंगेसियस का, ठंड में 3 महीना। और मार्च में मैंने कॉमन क्रॉप को निकाला था। तो उसमें से जो छोटी मछलियाँ छोटी मछलियों को हमने बेच दिया था, और करीब 2 कुंटल हमने बेचा था। अच्छा रेट पे बिका था, 160 रुपये केजी। तो करीब 32,000 का हमने बेचा था।
और एक जो बड़ी मछलियाँ बची थी उनको उसी में छोड़ दिया था। और बड़ी मछलियों को मैंने बेच नहीं पाया, चूँकि हमारा करीब उसमें अंदाज़ है कि 1.5 से 2 कुंटल बड़ी मछलियाँ थीं। तो उसको हमने 3 महीने के बाद जाल डलवाया तो पता चला कि मछलियाँ नहीं हैं, और हमारे तालाब से निकलने का कोई व्यवस्था नहीं है कि मछलियाँ भाग जाएँगी बरसात में या कहीं। तो पता चला कि वो मछलियाँ चोरी कर दी गई थी। चूँकि तालाब गहरा नहीं था और वहाँ पर कोई देखने वाला भी नहीं था, गाँव के बाहर ही तालाब है। तो उसके बाद गाँव के बाहर वाले तालाब में जब चोरी हो गया तो हमने फिर सीसीटीवी कैमरा मंगवाया और सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया कि चोरी ना हो मछलियाँ, क्योंकि मछलियों में करीब 2 कुंटल नुकसान हुआ था हमारा 30,000 का। तो सीखने में काफ़ी नुकसान उठाया है हमने, और 30,000 वो मछलियों को कम से कम मैं अंदाज़ा 2 कुंटल ही थी, 2 कुंटल से कम नहीं थी। और उन मछलियों को बेचने के बाद एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि बायोफ्लाक टैंक में मैंने फिर बच्चा भी नहीं डाला है तब से लेके आए, लेकिन इस साल हम बायोफ्लाक टैंक में मछलियाँ ज़रूर डालेंगे, क्योंकि बायोफ्लाक टैंक मछलियाँ डालने से फ़ायदा होगा कि मेरा जगह बचेगा। मैं 3 कल्चर करने की कोशिश करूँगा, एक साल में 3 कल्चर कम से कम। तो इसलिए मैं बायोफ्लाक टैंक इस साल चालू करूँगा। और एक चीज़ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं एक बार उसमें ग्रास मछली का सीड भी स्टॉक किया था 2000 लाइन का, और 2000 लाइन का सीड स्टॉक किया था करीब 25 केजी। तो वो सारी मछलियाँ ठंड में गल गई। गलने का मतलब ये उनका शरीर धीरे धीरे गल जाता है, ख़त्म हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता है कि मछलियाँ हैं कि नहीं है। जाल डालने पर मछलियाँ नहीं मिलेंगी। तो ये आम मछली पालन में सबसे ज़रूरी चीज़ आपको टाइमिंग का होता है कि किस टाइम पे मछली का बच्चा उठाएं, किस लाइन का बच्चा उठाएं, ये सब मायने रखता है। तो मैं कभी भी कहूँगा कि जो भी काम करना है टाइमिंग से करें। मेरा थोड़ा टाइमिंग इधर उधर हुआ तो मैंने काफ़ी नुकसान भी उठाया है। तो इस तरह से मेरा मछली पालन चल रहा है अभी। और इस समय तत्काल में मेरे 4 तालाब में आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम के प्लस मछलियाँ हैं। और एक तालाब में मैंने 20 से 30 लाइन का बच्चा रखा है, और एक तालाब में 200 से 300 लाइन का बच्चा है। तो इस तरह से यहाँ का चल रहा है। और बायोफ्लाक टैंक पर अभी खाली चल रहा है। जो ये छोटी मछलियाँ हैं इन सबको बायोफ्लाक टैंक में शिफ्ट करेंगे हम ले जाके। तो अभी तो 1-2 दिन के अंदर ऑक्सीजन ब्लोअर पूरा लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन ब्लोअर से ज़्यादा मतलब है पानी वाला मोटर हमारा जल गया था। मैंने आपको कई वीडियो में दिखाया भी था कि मेरा पानी वाला मोटर जल गया था, और मैं नया पानी वाला मोटर भी लगाऊंगा वहाँ पर। और ऑक्सीजन ब्लोअर का मोटर भी थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मैंने उसको बनने के लिए दिया था, वो बन के आ गया है, तो उसको सेट उट कर दूंगा। ऑक्सीजन ब्लोअर रहने से थोड़ा पानी में ऑक्सीजन रहता है तो मछलियाँ थोड़ा तेज़ ग्रोथ करती हैं बायोफ्लाक टैंक में। और बायोफ्लाक टैंक का मतलब ये है कि उसमें 250 ग्राम के ऊपर मछलियाँ ना ले जाया जाए, क्योंकि 200 से 250 ग्राम तक मछलियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। और एक चीज़ है, तालाब में बहुत नुकसान होता है चिड़ियों का। चिड़िया, सांप, ये बच्चों को बहुत नुकसान करते हैं अगर व्यवस्था नहीं किया गया है तो। अगर तालाब में आपको बच्चा सीड स्टॉक करना है तो पहले जाल का व्यवस्था करें, चारों तरफ नीचे से जाल लगाएं, ऊपर से जाल लगाएं कि ना चिड़िया ना सांप, इन सब से बचाना पड़ेगा आपको, तभी आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अन्यथा काफ़ी ज़्यादा सीड नुकसान होगा। मेरा नुकसान हुआ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अब पूरे व्यवस्था के साथ रहूँगा कि मेरा ज़्यादा नुकसान ना हो। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बायोफ्लाक टैंक पर ले आऊँगा मछलियों को, फिर तालाब सुधार करूँगा, और इस बार मैं अच्छा कोशिश करूँगा कि मेरी मछलियाँ निकले। और पिछले सीज़न में मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया था कि जो बायोफ्लाक टैंक से मैंने मछलियाँ उस तालाब में डाली थी जो मैंने पट्टे पे लिया था, तो उसमें से करीब मैंने 1.5 लाख की मछलियाँ बेच दी थी, और काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी हुआ था उस तालाब में।
करीब सब मछलियाँ लगभग 800 ग्राम 900 ग्राम 1.25 केजी तक की मछलियाँ थी, और मेरा रूपचंदा उसमें 1.5 किलो के ऊपर चली गई थी। तो इस तरह से वो पिछली वाली मछलियों को मैंने जो बेचा था, और अब इस साल तैयारी बढ़िया से किया हूँ और बढ़िया से सारा सेटअप कर रहा हूँ। तो पूरा वीडियो में मैं आपको दिखाता भी रहूँगा, बनाता रहूँगा। लॉन्ग वीडियो बनाने का मतलब यह था कि आप लोगों को समझ में आए कि मैंने शुरुआत कहाँ से की, नुकसान कहाँ पे हुआ। इस तरह से अगर आप लोग करेंगे तो नुकसान। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बायोफ्लैक टैंक में कभी भी आईएमसी मछली का पालन नहीं किया जाए। बायोफ्लैक टैंक में आईएमसी मछली का पालन करना काफ़ी नुकसानदायक होता है, क्योंकि एक तो ग्रोथ नहीं करेंगी, दूसरा मरने का डर काफ़ी कम ज़्यादा रहता है। अगर एक आध घंटा ही मछलियों को ऑक्सीजन ना मिले तो मछलियाँ मरने लगती हैं। तो इस प्रकार काफ़ी दिक्कत होता है आईएमसी को लेकर बायोफ्लैक टैंक में। बाकी झूठ मूठ में फैलाया गया है कि बायोफ्लैक टैंक में आईएमसी का पालन हो सकता है। कभी नहीं हो सकता है आईएमसी का पालन बायोफ्लैक में, ना कोई कर पाएगा। अगर आपको करके दिखाएगा तो समझिए खाली फेक वीडियो बनाया है। कभी भी बायोफ्लैक टैंक में आईएमसी का पालन नहीं हो सकता है। आईएमसी बायोफ्लैक टैंक में सिर्फ पंगेसियस का पालन आसान है, और ये तिलापिया हो गया, और ये मोनोसिफ तिलापिया, ये तिलापिया नहीं, और एक ये सिंगी हो गया, और एक हाइब्रिड मांगुर हो गया। तो ये मछलियाँ आप बायोफ्लैक टैंक में कर सकते हैं, इनको आसान रहता है। तो लेकिन ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहता तालाब के अपेक्षा बायोफ्लैक टैंक में, चाहे कैसा भी फ्लाक रहे। लोग कहते हैं कि फ्लाक खा खा के काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है, फ्लाक खा के काफ़ी अच्छा ग्रोथ नहीं होता है। मैंने देखा है तालाबों में डाल के मछलियाँ, वही मछलियाँ तालाब में कितना अच्छा ग्रोथ करती हैं कम दाने पर, और वही मछलियाँ बायोफ्लैक टैंक में काफ़ी कम ग्रोथ करती हैं। इस प्रकार मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो नए मछली पालक हैं वो बायोफ्लैक टैंक की तरफ न जाएं, और बायोफ्लैक टैंक मत बनवाएं, क्योंकि उसमें काफ़ी नुकसान होता है। मेरा 3 टैंक बना है, मेरा आप देख के अनुभव ले सकते हैं। जिनको देखना हो वो भी आके देख सकते हैं। लेकिन तालाब करना अच्छा बात है, तालाब करिए। और मछली पालन में अगर लाभ लेना है तो आपको 3 तरफ से तैयारी करना पड़ेगा। पहले बच्चे की तैयारी के लिए एक नर्सरी पॉन्ड रखें, और कम से कम आपको नर्सरी पॉन्ड 2 रखना चाहिए। एक में थोड़ा कम से कम 3 ऐसी तैयारी करें कि 3 बार आप कल्चर मार सकें। 3 कल्चर करेंगे तभी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि एक कल्चर में कोई काफ़ी ज़्यादा लाभ नहीं होता है। और कम जगहों में अगर आपको ज़्यादा मछली पालन करना है तो उसका यही उपाय है कि आप 3 कल्चर निकालें, और उसके लिए पहले से तैयारी करें, 3 बार सीड स्टॉक करें, और कम से कम 3 तालाब रखें। तो एक तालाब में परमानेंट बड़ी मछलियाँ, एक तालाब में उससे छोटी, एक तालाब में उससे छोटी। तो इस प्रकार अगर आप मछली पालन करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। अगर एक ही तालाब में मछली पालन करेंगे तो आप सीड महंगा पड़ेगा, आपको हमेशा सीड उठाना पड़ेगा महंगा, तो उसमें काफ़ी लाभ नहीं होगा, और आप ज़्यादा कई शिफ्ट मछलियाँ नहीं निकाल पाएंगे। और मछली पालन में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आपको जो पैसा है वो एक बार ही मिलेगा, तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। 6-6 महीना लग जाता है मछलियों को निकालने में। 6 महीना तक आप खाली इन्वेस्ट करेंगे, इनकम तो आपका आएगा नहीं, 6 महीना के बाद ही इनकम आएगा। इससे काफ़ी दिक्कत होता है। तो इसलिए आपको ये अगर तालाब का शुरुआत करना है तो कम से कम 3 तालाब से करें। और छोटा तालाब आपको बतवा रहे हैं, सबसे छोटा तालाब कम से कम 30 बाई 50 का होना चाहिए। इससे छोटा करेंगे तो ज़्यादा लाभ नहीं होगा। 30 फीट चौड़ा 50 फीट लंबा रहेगा तो अच्छा रहेगा। और एक तालाब आपका अगर ये 30 गुणे 50 का बनवाइए, और एक तालाब 30 गुणे 50 में 2 पार्ट करा दीजिए, ये अगर आपके पास ज़मीन कम है तो। मैं ये छोटे मछली पालकों के लिए बता रहा हूँ जो मछली पालन करना चाह रहे हैं। तो इस इतने में ही आपका 30 दूना 60,
और 50 दूना 100 फीट। तो इतना जगह अगर आपके पास है तो आप मछली पालन कर सकते हैं, अच्छा कमाई भी कर सकते हैं सिस्टम से चलेंगे तो इस तरह से आप मछली पालन कर सकते हैं। और जिनका बायोफ्लॉक टैंक बन चुका है, फंस गए हैं, पैसा लगा के पूंजी तोड़वाना नहीं चाहते हैं, या उनका तारपुलिन टैंक है, उनके लिए एक ही उपाय है कि वे पॉन्ड वाला अपना खुदवाई कराएं, मिट्टी का कच्चा तालाब। क्योंकि कच्चा तालाब नहीं रहेगा तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 250 ग्राम के ऊपर अगर मछलियाँ आपका ले जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फीड खाएंगी और ग्रोथ उतना नहीं करेंगी। तो आपको जैसे मेरा है, मेरा 3 टैंक बना है और सीमेंट टैंक बना है, काफ़ी ज़्यादा पूंजी लगा है, 6-7 लाख रुपया फंसा है। तो मैं उनको तोड़वाऊँगा नहीं, मैं उसमें मछली पालन करूँगा, लेकिन मैं उसमें 250-300 ग्राम की ही मछलियाँ ले जाऊँगा। और एक चीज़ हाँ मैं बताना भूल गया था कि बायोफ्लॉक टैंक में डायरेक्ट मछलियाँ न डालें। कभी भी कहीं से मछलियाँ ले आते हैं तो उनको अपने एक तालाब बनवाएं, उसमें कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रखें, उसके बाद ही बायोफ्लॉक टैंक में डालें। इससे आपका मरने की जो दिक्कत है वो कम हो जाएगा, आपका नुकसान कम होगा। अगर कहीं से ट्रेवल करके ला के सीधे आप बायोफ्लॉक टैंक में डालते हैं तो मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा मरती हैं। और बायोफ्लॉक टैंक में कम से कम अगर आपका रहे तो 100 लाइन से ऊपर की मछलियाँ, मतलब 100 लाइन, 50 लाइन, इस टाइप का रहेगा तो आपका नुकसान कम होगा। लेकिन अगर आप 1500-2000 लाइन का बच्चा उठा के बायोफ्लॉक टैंक में डाल रहे हैं तो उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा होता है। तो मैं तो कभी भी नहीं डालता हूँ, जब से मैंने अनुभव कर लिया है। अब मेरी मछलियाँ जो 200 लाइन की हैं उनको भी मैं बायोफ्लॉक टैंक में ले जाऊँगा, लेकिन वे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो गया उनको हमारे यहाँ। तो पानी का ढेर अंतर नहीं होता है, मछलियाँ मरती हैं पानी के अंतर से, क्वालिटी से। नए पानी जहाँ से आती हैं वहाँ का पानी कुछ और होता है, और जहाँ लाया जाता है वहाँ का पानी कुछ और होता है, और साफ़ पानी में तो काफ़ी दिक्कत होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बायोफ्लॉक टैंक में डायरेक्ट मछलियाँ न डालें, अपने यहाँ पानी में पहले उसको कम से कम 1 महीना रख लें, उसके बाद फिर बायोफ्लॉक टैंक में डालें तो मरने का दर कम हो जाएगा। तो मैंने ऐसा किया है और मैं ऐसा करूँगा भी, और आपको दिखाऊँगा करके कि कैसे मछली पालन को मैं अपना बायोफ्लॉक टैंक को सफल करूँगा। और उसका पूरा वीडियो भी मैं बनाऊँगा, डालूँगा, कब मैंने कितने लाइन का सीड स्टॉक किया है और कब डाला है, कब तक वे बढ़ जा रही हैं, पूरा ये सब डालूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके देखते रहें वीडियो को, तो आपको पता भी चलेगा कि मेरा क्या अपडेट है। और मैं डेली फीडिंग कराता हूँ तो लगभग 60 वीडियो डाल देता हूँ, कभी कभार लॉन्ग वीडियो भी डालता हूँ, कि इससे पता चले कि मेरा मछली पालन चल रहा है कि ठप है, क्या है क्या नहीं है। और मैं मछली पालन अपने के साथ साथ मेरे संपर्क में जो 2-3 मछली पालक हैं, जैसे कि जहाँ से मैं बच्चा ले आता हूँ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े में है देवेंद्र सिंह, जो मुंडेरी में है, उनका भी काफ़ी अच्छा मछली पालन है। वे सीड भी उठा के बेचते हैं, तो सीड थोड़ा रिस्की काम है, इसलिए मैं अभी नहीं करूँगा। जब पूंजी बन जाएगा पूरा तो मैं सीड भी स्टॉक करूँगा। और मैं अभी सीड नहीं स्टॉक किया हूँ कभी बेचने के लिए, करीब 10,000 से ज़्यादा मैंने सीड कभी नहीं उठाया अभी तक। तो इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक और मछली पालक हैं, मेरे मामा जी हैं, उनका भी काफ़ी बड़ा तालाब है, करीब 2 एकड़ में। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सीड लाए हैं इस साल, उन्होंने काफ़ी अच्छा मछली बेचा भी था। तो उनका तालाब बड़ा है, तो उनमें ग्रोथ अच्छा हुआ, उनका तालाब गहरा भी है। तो मैं उनका भी देखा था और वहाँ भी देखा था मैं, और 1-2 मित्र हैं जो मछली पालन कर रहे हैं, काफ़ी बड़े स्तर पर वो भी लोग कर रहे हैं, कम से कम 2-2 एकड़ के ऊपर ही कर रहे हैं। तो उनका भी मछली पालन मैं देख रहा हूँ, अभी उनका वीडियो डालना है हमको, चूँकि वे आईएमसी का पालन करते हैं। 1-2 मित्र जो हैं, वे पंगेसियस को हर आदमी नहीं रखना चाहता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कास्टली मछली है, काफ़ी ज़्यादा फीड लेती है, तो और टाइमिंग लेती है। और आईएमसी में ज़्यादा ध्यान नहीं करना है, एक बार मछलियाँ डाल दी, पानी देखते रहे,
तो उसमें ज़्यादा नहीं दिक्कत होता है। लेकिन इसमें तो डेली आपको सुबह शाम दाना डालना, दवा डालना। आईएमसी में उतना ज़्यादा दाना भी नहीं पड़ता है, कोई दाना डालता ही नहीं है, वही नेचुरल फीड बना के डालते हैं, तो उसमें थोड़ा आसान है। और अगर आप सस्ता में करना चाहते हैं मछली पालन तो आप ग्रास का पालन करिए और हरा चारा का प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ग्रोथ करती हैं हरा चारे पे। लेकिन आईएमसी में जो है मछलियाँ वो काफ़ी बड़ा तालाब खोजती हैं और बड़े तालाब में उनका ग्रोथ अच्छा होता है, छोटे तालाब में ग्रोथ उतना बढ़िया अच्छा नहीं होता है। लेकिन पंगेसियस मछली को तालाब के साइज़ से थोड़ा सा ही अंतर आता है, इसलिए मैं पंगेसियस ही करता हूँ। क्योंकि मेरा तालाब छोटा छोटा है, मैंने खेत को इस हिसाब से खुदवाया है कि अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं मछली पालन अगर बंद करना चाहता हूँ, या मान लीजिए कोई कारणवश मैं नहीं हूँ, कहीं चला गया बाहर, तो मुझे मछली पालन बंद करवाना ही है, तो मैं मिट्टी कहीं भेजता नहीं हूँ। मेरे तालाब की खुदाई होता है तो मैं बंधा मिट्टी के उसी मिट्टी से बंधे का निर्माण कराता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो फिर जेसीबी लगा के ढावा के पटवा सकते हैं। बहुत से मछली पालक ऐसे हैं जो तालाब की खुदाई करवाते हैं और मिट्टी को हटवा देते हैं, तो फिर दोबारा मिट्टी डालना संभव नहीं है। लेकिन मैंने अभी तक कोई भी तालाब में मिट्टी नहीं हटवाया है। तो अगर मुझे मछली पालन नहीं करना रहेगा जिस समय, तो उस समय मैं उसको आसानी से बंद करवा सकता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि बिजनेस में कभी लॉस सोच के नहीं काम किया जाता है और ऐसा भी होगा भी नहीं, क्योंकि मछली पालन अच्छा काम है, क्यों इस पर लाभ होगा, लेकिन टाइमिंग से करने पर ही लाभ होगा। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि मछली पंगास मछली में मुख्यतः 2-3 रोग ही लगते हैं। एक उनका मुँह लाल हो जाता है, तो मुँह लाल होने की बीमारी अधिकतर ठंड में ही होती है। ठंड के बाद अगर कभी पानी का कलर या कोई ऐसा दिक्कत हुआ तभी मुँह लाल होगा। तो मुँह लाल होना तुरंत मछलियाँ मरती नहीं हैं उससे, तो उसमें ये फ़ायदा है कि आप उसका दवा डाल सकते हैं। काफ़ी आसान है, टेम्परेचर रहेगा तो ज़्यादातर मुँह लाल नहीं होगा। पानी की क्वालिटी बदल देंगे तो भी मुँह लाल नहीं होगा। कुछ दवाएं हैं जो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा कि कौन सी दवा का प्रयोग करने से मुँह का रंग ख़त्म हो जाएगा, वो लाल वाला बीमारी। वो ज़्यादा डेंजरस बीमारी नहीं है, वो ठंड में ही लगती है ज़्यादातर। और एक बीमारी ये है कि पूँछ पे गलना या सड़ना, या शरीर पर धब्बा होना, गलना सड़ना, तो इसके लिए भी 2-4 दवाएं हैं, ये भी आसानी से ठीक हो जाता है। खाली एक इसमें भी जल्दी मोर्टेलिटी नहीं होती है, मछलियाँ जल्दी मरती नहीं हैं। खाली एक ही दिक्कत आता है मछलियों को, जिसमें मछलियाँ जल्दी मरती हैं, वो पेट फूल जाता है और मछलियाँ उल्टा तैरती हैं, और ऐसा होने पर बहुत जल्दी मछलियाँ मरती हैं। यही एक घातक बीमारी है फंगास के लिए। लेकिन इस बीमारी का मतलब ये है कि ये ज़्यादातर छोटे ही सीड में होगा, बड़ी मछलियों में ये बीमारी बहुत कम दिखी जाती है। मैंने अभी तक नहीं अपने तालाब में देखा है। मैंने लाल वाला मुंह का देखा है, और एक ये पीठ पर धब्बा जो बता रहे हैं फंगल रोग, ये होता है। तो ये दोनों बीमारी मैंने ठीक भी कर दिया है, तो इसका अनुभव भी है। लेकिन ये पेट फूलने वाला बीमारी तो मछलियाँ थोड़ा ओवर फीडिंग से भी हो जाता है, और कुछ कारणों से और भी होता है जो मुझको पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पानी की क्वालिटी, मैं इससे ज़्यादा मोटिलिटी मेरा नहीं हुआ, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं अनुभव किया हूँ कि ये भी ठीक हो जाता है आसानी से। तो कोई ख़ास रोग नहीं लगता है पंगास में, क्योंकि ये हाई डेंसिटी मछलियाँ हैं, तो मेरे तालाब में तो बहुत कम लगा है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नए तालाब में रोग कम लगता है। जैसे जैसे आपका तालाब पुराना होगा, पैरासाइट अटैक बढ़ता जाता है, क्योंकि फीड से ही पैरासाइट अटैक बढ़ता है। तो हम एक काम और करना चाहिए कि तालाब को साल में एक बार ज़रूर सुखा देना चाहिए। सुखा के उसमें चूना वूना डाल के फिर पानी ऐड करें। उससे क्या होगा कि जो अदर
ये फंगल हैं वे मर जाते हैं, नहीं तो नमी में हमेशा पनपते रहते हैं। तो ये एक बार पूरा एकदम सुखा देना चाहिए तालाब को। और मैंने अभी तक अपना तालाब नहीं सुखाया है, क्योंकि मेरा अभी 1 साल हुआ नहीं है। अभी मई आएगा तो साल पूरा होगा तालाब का। बायोफ्लॉक तो चल रहा था पहले से, तो इस साल मैं तालाब सुखवाऊँगा। खुदवाई भी करना है, तो इसलिए मैं ज़रूर सुखाऊँगा उसको। और सुखाने के बाद मैं फिर से नए कल्चर की किस तरह से तैयारी करता हूँ ये सब, तब तक मैंने सीड अपना डेवलप कर लिया रहूँगा बायोफ्लॉक टैंक में। मेरे पास बायोफ्लॉक टैंक है, उसमें मैं मछलियों का सीड रखा हूँ पहले से। अभी स्टॉक नहीं किया हूँ, सीड तो मैंने रखा है, लेकिन सीड अभी स्टॉक नहीं किया है बायोफ्लॉक टैंक में। अभी सीड स्टॉक करना है, तो सीड स्टॉक करके मैं मई में फिर वापस ले आऊँगा मछलियों को। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं 3 कल्चर मार लूँ। काफ़ी ज़्यादा मैं कोशिश में हूँ कि मेरा 3 कल्चर हो जाए इस साल। और एक चीज़, हाँ, मैं बंधा भी जब बनवाऊँगा उसका वीडियो डालूँगा कि किस तरह से तालाब मैंने करवाया है अपना। तो अगर आप मछली पालन में आना चाहते हैं तो पहले घूम के देख लें। यहाँ एक चीज़ और, हाँ, हमारे यहाँ एक सुविधा और है कि हमारे यहाँ जो बड़ी मछलियाँ हैं उनको बेचने में कोई दिक्कत नहीं होता है। हमारे तालाब पे ही आ जाते हैं व्यापारी, और कुछ बड़े व्यापारी भी हैं, कुछ छोटे व्यापारी हैं। छोटे व्यापारी 40 से 50 केजी ही ले जाते हैं। तो अगर मुझको 2 कुंटल 3 कुंटल माल एक दिन में निकालना रहता है तो मैं छोटे ही व्यापारियों को बुलाता हूँ, और 4 5 6 व्यापारी आते हैं, और एक ही दिन में 2 कुंटल 3 कुंटल चला जाता है। मैंने बेचा था तो मैं छोटे व्यापारियों से भी बेचा था, और बायोफ्लॉक टैंक का जब मैंने निकाला था तो बड़े व्यापारी को दिया था। तो छोटे व्यापारी थोड़ा रेट 5-10 रुपया पर केजी अच्छा देते हैं। तो अगर आपको धीरे धीरे मछलियाँ बेचना है तो छोटे व्यापारी को दें, अगर आपका तालाब छोटा है तो। अगर बड़ा तालाब है तो बड़े व्यापारी को पकड़ें। तो अपने यहाँ मार्केट देख लें, हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा मार्केट है। हम लोग कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हैं, तो हमको सुविधा है यहाँ, तो हम बेच लेते हैं आसानी से। और कुछ गांव के लोग भी मछलियाँ ले जाते हैं। तो गांव के लोगों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पंगेसियस मछली में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर मछली में जाल पड़ा तालाब में तो थोड़ा फीड कम कर देती हैं खाना। तो इसलिए मैं कभी यही कहूँगा कि जब मछलियाँ पूरी तरह से तैयार हो जाएं, जब आपको पूरी मछलियाँ निकालना हो तभी जाल डलवाएं। बार बार उनको छेड़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वे फीड खाना कम कर देती हैं। एक बार जाल पड़ेगा तो फिर 2 दिन फीड थोड़ा कम उठाएंगी, फिर धीरे धीरे फीड उठाना शुरू करती हैं, तो इससे उनके ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी भी पंगास का पालन करें तो जाल कम डालें तालाब में, क्योंकि इनको देखना हो तो आप फीड डाल के ही देख सकते हैं। ये ऊपर आती हैं, पूरा अच्छी तरह से दिखती हैं, तो इनको इनकी बीमारी वैसे ही दिखाई दे देता है कि कोई दिक्कत है, तो ऊपर आती हैं दाना लेने के लिए, तो आप देख सकते हैं। मैंने तो अपने तालाब में काफ़ी बार, तालाब में कभी जाल बहुत कम डलवाते हैं। अभी देखिए इस समय सीड ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम जाल डाल रहे हैं। अभी मेरे पतले से तालाब में मछलियाँ कुछ कम पड़ी हैं, 450 या 500 पीस डाल दिया है। अभी उसमें 500 पीस मछलियाँ और पड़ेंगी, तो 1000 उसमें भी स्टॉक करना है। तो उसी में से, तालाब में से हल्का थोड़ा कम कर दिया जा रहा है कि कम रहेंगी तो जल्दी ग्रोथ करती हैं। काफ़ी ज़्यादा हाई डेंसिटी में रहती हैं तो थोड़ा ग्रोथ कम होता है। तो हम लोग अभी मछलियों को डाल रहे हैं। अभी आज भी सीड ट्रांसफ़र ही किया जाएगा, और इसके बाद आज के बाद से बायोफ्लॉक टैंक पर हम लोग काम करेंगे। अपना वहाँ का सेटअप सही किया जाएगा, और फिर बायोफ्लॉक टैंक में ले जाया जाएगा मछलियों को। तो आईएमसी मछलियों में कोई ख़ास दिक्कत नहीं होता, क्योंकि उसका कोई जान भी नहीं पाता है कि वे मछलियाँ दाना खा रही हैं कि नहीं खा रही हैं। जाल डालने से लोग कहते हैं, पुराने मछली पालक ये कहते हैं कि जाल डाल के दौड़ा देना चाहिए, जिससे उनका ग्रोथ अच्छा हो जाता है। लेकिन इसके उल्टा होता है पंगेसियस में। अगर आप जाल डाल के मछलियों को दौड़ाएंगे तो वे दाना खाना कम कर देती हैं। उनका बिहेवियर ही ऐसा है, वे डर जाती हैं और 2-3 दिन दाना एकदम बहुत कम खाएंगी। तो पंगेसियस में नहीं, आईएमसी में आप डाल सकते हैं।
और आईएमसी में महीने में एक आध बार जाल ज़रूर डाल के दौड़ा दें, क्योंकि उनको देख भी नहीं पाएंगे आप कि पैरासाइट या फंगल रोग कोई लगा है। तो आप जाल डालेंगे तभी पता चलेगा। वे ऊपर नहीं आती हैं ज़्यादा, तो उनको दिक्कत होता है। तो इस तरह से आप मछली पालन की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर मछली पालन करना है तो अगल बगल पहले ये पता कर लें कि कहाँ से आपको सीड लाना है। पंगेसियस का सीड हर जगह नहीं अवेलेबल होता है, बाकी मछलियों का सीड अवेलेबल रहता है, क्योंकि बाकी मछलियाँ तो लगभग हर गांव में किया जाता है। आईएमसी तो लगभग हर गांव में किया जाता है, क्योंकि ग्राम सभा का जो तालाब होता है उसमें भी मछली पालन किया जाता है। तो हमारे यहाँ तो आईएमसी का अगर हमको बच्चा लेना है तो कहीं अगल बगल से मिल जाता है, लेकिन अगर पंगास का लेना है तभी हमको अपने कुछ ख़ास लोगों को पास ही मिलता है बच्चा। लेकिन फिर भी अब इतना ज़्यादा अवेलेबल हो गया है कि किसी को कोई भी मछली का बच्चा लेना हो तो आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। और पंगास को दूर से भी मंगवा सकते हैं। तो हमारे तरफ तो कलकत्ता से ही आता है ज़्यादातर बच्चा जो लोग लाते हैं। मैं भी कई बार 10-10 हज़ार बच्चा कलकत्ता से ही मंगवाया हूँ, लेकिन कलकत्ता से जब बच्चा आता है तो पूरी एक गाड़ी ही आती है। कई लोगों का रहता है तब आ जाता है डायरेक्ट। तो मैं जब वहाँ से मंगवाता हूँ तो छोटा बच्चा लेना होता है तो वहाँ से मंगवाता हूँ कि कम से कम 2000 लाइन का बच्चा रहे, तो हम मंगवाते हैं वहाँ से और उनको स्टॉक किया जाता है। तो मेरा भी मोर्टेलिटी कम हुआ है, इसलिए मैं अधिकांशतः बाहर से ही बच्चा लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी कास्टली पड़ता है छोटा बच्चा। 100 लाइन 200 लाइन का बच्चा काफ़ी कास्टली पड़ता है, और 2000 लाइन का बच्चा मान के चलिए 1 रुपया 30 पैसा 40 पैसा में मिल जाता है। तो इसलिए हमको सुविधा होती है। तो हम अपना बच्चा हमेशा बाहर से ही लेते हैं। अब फिर हमको नया बच्चा सीड स्टॉकिंग का काम होगा मई में, जब मेरा तालाब की खुदाई होके फाइनल हो जाएगा। तो फिर बायोफ्लाक टैंक की मछलियाँ जब इस तालाब में आएंगी तो मेरा बायोफ्लाक टैंक जब खाली रहेगा तो उसमें नया सीड हम लोग फिर स्टॉकिंग का काम करेंगे। और हमेशा से बायोफ्लाक टैंक में 200 ग्राम 250 ग्राम 300 ग्राम से ऊपर नहीं ले जाना है, क्योंकि उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। और समय के साथ साथ उसमें दिक्कत ये होता है दोस्तों की ग्रोथ उतना बढ़िया नहीं रहता है। तो बायोफ्लाक टैंक के साथ साथ हमने पॉन्ड वाला भी शुरू किया है। तो हम दोनों को मिला के चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि मछली पालन में मेरा क्या व्यवस्था है। बीच में चोट लग जाने के कारण इस साल मैं थोड़ा पीछे हो गया था, लेकिन अब ठीक हो गया हूँ। काफ़ी अच्छा मछली पालन में अब मैं अपना सारा व्यवस्था कर रहा हूँ। अभी तो सीड ट्रांसफ़र का काम चल रहा है। सीड ट्रांसफ़र के बाद मैं बायोफ्लाक टैंक का काम करूँगा, और बायोफ्लाक टैंक का काम करने के बाद ही दोस्तों मैं फिर अपना मई में नया बच्चा स्टॉक करूँगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर कोई बात हमसे समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आके पूछें हमसे, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। मैंने वीडियो पूरा अपना जितना कल्चर किया हूँ पूरा बताया हूँ, इसमें कोई चीज़ मुझसे छूटा नहीं है। अगर और कोई बात छूटा हो जो आपको लगे कि मैंने नहीं बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करेंगे तो मैं जवाब ज़रूर दूंगा। हाँ, ये हो सकता है 2-4 घंटा लेट जवाब दूं, लेकिन मैं कमेंट बॉक्स ज़रूर देखता हूँ। कौन सा कमेंट आया मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। अगर आपको सीट का भी दिक्कत हो तो मैं आपको यहाँ से दिला सकता हूँ जहाँ से मैं सीट लाता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का ग्रोथ कराएं। और यह वीडियो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा पूरा वीडियो आप देखें। पूरा वीडियो देखने से आपको ये लाभ होगा कि कम से कम आपको ये मालूम होगा कि मैंने अपना मछली पालन कैसे शुरू किया, कहाँ तक ख़त्म हुआ।